अच्छा जी, यहाँ पे देखिए नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन जो है यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा। डज फिलिप सिडनी सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेटिव नेचर ऑफ पोइट्री? नेचर है तो व्हाट अबाउट द नेचर, इमिटेटिव नेचर ऑफ पोइट्री। और फंक्शन ऑफ पोइट्री क्या है? देखिए नेचर क्या है उसकी कि वो इमिटेट करती है। फंक्शन क्या है उसका? विजडम टू डिलाइट, ठीक है, नॉट टू फ्रॉम डिलाइट टू विजडम। पोइट्री का फंक्शन क्या है? दैट लीड्स टू विजडम, दैट लीड्स टू नॉलेज, दैट एनलाइटन्स द नॉलेज, दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द पोइट्री। क्या हमें उसके थ्रू पोइट्रिक ट्रुथ मिलता है, हमें उसके थ्रू जो है विजडम मिलती है, हमें थ्रू उसके थ्रू एनलाइटमेंट मिलती है, एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को जरा गौर से देखें। वो कहता है कि पहली बात नेचर, नेचर क्या है कि वो इमिटेट करती है। इमिटेट किस सेंस में करती है कि द वर्ल्ड इज प्रेजेंट एंड पोइट्री इमिटेटेड इन गोल्डन, कि हमें जो प्रेजेंट वर्ल्ड भी मिलती है वो पोइट्री जो है वो अपनी डिफरेंट जो भी उसकी टाइप्स हैं पोइट्री की, उसके थ्रू वो नेचर को और खूबसूरत बना देती है। ठीक है, ये तो उसकी इमिटेटिव नेचर हो गई। एंड व्हाट इज द फंक्शन? टू टीच एंड डिलाइट। ठीक है, ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे आंसर के ऊपर आपको नजर आएंगे। यहाँ पे देखें, दूसरा है और डिस्क्राइब नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि व्हाट इज द नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। ठीक है, आंसर देखिएगा। सिडनी फॉलोइंग अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैमेसिस। मैमेसिस आपको याद होगा, अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैमेसिस जिसको हम इमिटेशन भी कहते थे। डिफाइंस पोइट्री एज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। ही एक्सप्लेन इमिटेशन एज रिप्रेजेंटेशन द एम of which is to teach and to delight। और उसने इमिटेशन को क्या कैसे एक्सप्लेन किया कि वो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन द एम ऑफ विच इज टू टीच एंड डिलाइट, कि इसका बेसिकली क्या एम है कि टू टीच एंड टू डिलाइट। ही एक्सप्लेन थ्री काइंड ऑफ पोइट्री, और इसके लिए उसने तीन तरह की पोइट्री बताई, एक्सप्लेन की, जिसके थ्रू इमिटेशन होती है। नंबर वन डिवाइन पोइट्री, नंबर टू फिलोसॉफिकल, और नंबर थ्री प्रॉपर पोइट्री। डिवाइन पोइट्री such as is to be found in Bible, philosophical and the moral poetry produced by ancient poets, or number three proper poetry, the sort with which with Sydney is directly concerned। It is this third kind of poetry which imitates। और वो कहता है कि ये जो तीसरी तरह की पोइट्री है ना, प्रॉपर पोइट्री, ये है जिसको वो जो इमिटेट होती है, इमिटेट करती है। इट डिलाइट्स एंड टीचेस। ये प्रॉपर पोइट्री होती है जो डिलाइट भी करती है एंड टीच भी करती है, एंड मूव्स द माइंड टू गुडनेस, और वो माइंड को गुडनेस की तरफ मूव करती है। Sidney proceeds to elaborate the view that poetry is an imitation। The poet, like other men learning, imitates the object of nature। ठीक है, the poet जो है like other men, other learning men, ठीक है, other men learning नहीं होगा, other learning men जो है वो इमिटेट करता है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। However, the poet goes beyond nature। जबकि पोएट जो है वो बहुत नेचर से बहुत आगे निकल जाता है। The poet is carried forward and upward by vigor of his own invention and imagination। और वो क्या करता है, वो अपने आर्ट को कैरी करता है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड बाय द विगर ऑफ हिज ओन इन्वेंशन। उसकी अपनी इन्वेंशन होती है और अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर जाके वो एक पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करता है। इन फैक्ट बिल्ड अप एन अदर नेचर। ठीक है, इनफैक्ट वो एक और नेचर ही की कॉपी बनाता है, नेचर ही को इमिटेट करता है, लेकिन वो एक और नेचर क्रिएट कर देता है। द पोएट आइदर मेक्स थिंग्स बेटर देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, or makes absolutely new forms such as do not exist in nature before। और वो जो पोइट है वो या तो थिंग्स को बेटर बना देता है देन दोज व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, या फिर उनको एब्सोल्युटली न्यू फॉर्म सच एज डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर बिफोर जो है, यानी कि ऐसी न्यू चीजें बनाता है जो कि पहले कभी भी नेचर में कभी एग्जिस्ट की ही नहीं होती। तो वो ऐसी चीजें बना के हमारे सामने पेश कर देता है। The poet either makes things better than those which exist, or makes absolutely new forms such as do not exist in nature before। The poet creates new forms as in demigods, cyclops and furies। और poets किस तरह से न्यू
थिंग्स कैसे क्रिएट करता है, वो जो है डैमी गॉड्स बना देता है और साइक्लॉप्स बना देता है, फ्यूरीज बना देता है. द वर्ल्ड विच द पोएट डिपिक्ट्स इन हिज वर्क इज मोर ब्यूटीफुल देन द रियल वर्ल्ड. तो इस तरह से देखा जाए तो एक ऐसी दुनिया जो कि एक पोएट बयान करता है वो रियल वर्ल्ड से बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत खूबसूरत होती है. पोएट्स वर्ल्ड इज अ गोल्डन वर्ल्ड एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ द नेचर. ठीक है, पोएट की जो वर्ल्ड होती है वो गोल्डन होती है as distinguished from present world of nature. The poet portrays human beings of the kind who never exist in nature. पोएट पोएट्री करता है ऐसे ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द काइंड को जो कि कभी नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं है. नेचर हैज नेवर क्रिएटेड सच अ कांस्टेंट फ्रेंड एज pilots, such as villain man as Orlando, such as true prince as Cyrus, so excellent a man in every way as Aeneas. All these men were created by poets. The Greeks says Sydney were fully justified in giving to the poet the title of maker. To Sydney, therefore, a maker is a creator. ठीक है, सिडनी के लिए फिर ग्रीक्स ने क्या कहा था पोएट्स को, जो है उन्होंने टाइटल दिया था कि ये जो पोएट्स होते हैं ये पोएन, इनको पोएन कहा गया था ग्रीक में ना, तो उसका मतलब मेकर होता है. टू सिडनी देयरफॉर अ मेकर इज अ क्रिएटर. इंडीड द क्रिएटिव फैकल्टी इज द हाईएस्ट गिफ्ट व्हिच मैन हैज बीन ब्लेस्ड. ठीक है, और ये जो क्रिएटिव फैकल्टी है जो इंसान को दी गई ये हाईएस्ट फैकल्टी है. एंड दिस क्रिएटिव फैकल्टी इज फाउंड इन द पोएट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इन एन अदर काइंड ऑफ मैन. और ये जो पोएट्स को मेकर कहा गया, क्रिएटर कहा गया, तो ये हाईएस्ट फैकल्टी है जो कि इंसान को अल्लाह ताला ने दी है. और ग्रेटर, और पोएट्स जो है इससे ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट से, मतलब पोएट से ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंट किसी का है ही नहीं, किसी और आर्टिस्ट का है ही नहीं. The Sydney does not regard poetic imitation as something slavish. ठीक है, इसलिए उसने कहा कि जो प्लाटो ने कहा था कि ये कोई slavish imitation है, वो ऐसी है ही नहीं. The poet's imitation of nature is not a servile imitation. Just कोई servile imitation नहीं है. His imitation of nature is not a tame copy of what is to be seen and found in the real world. वैसी की वैसी कॉपी भी नहीं है. The poet rises above the world of reality. बहुत आगे चला जाता है, rise above कर जाता है poet. As Sydney puts it, the poet transcends nature. पोएट जो है वो ट्रांसेंड कर जाता है नेचर को, उससे बहुत आगे चला जाता है. The imagination of the poet transmutes and transfigures reality. Here, of course, Sydney is on a very firm ground. The creative aspect of poetry must be recognized, and Sydney rendered great service to literary criticism by recognizing and emphasizing it. Sydney defends poetry by pointing out that poetry was earliest form of composition everywhere. Sydney ने फिर डिफेंड किया पोइट्री को, उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि पोइट्री तो भाई अर्लीस्ट फॉर्म थी कॉम्पोजिशन की everywhere, and that for a long time the philosophers of ancient Greece appeared to the world in the guise of poet. और ये जो for a long time ये जो philosophers थे ancient ग्रीस के, वो जो है in the guise of poets जो हैं वो appear होते रहे. While even in the historians readily borrowed the poetic style of writing. यहाँ तक के जो historians थे उन्होंने भी poetic style को adopt किया था. Among the ancient Romans, a poet was called Vates. Ancient Romans में poet को Vates कहा जाता था, meaning a diviner or a prophet. ठीक है, और उनको वेट्स कहा जाता था जिनको डिवाइनर और अ पोएट कहा जाता था. ये मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है कि पोएट्स को क्या क्या कहा जाता था. उनको पोएम भी कहा जाता था, उनको रोमन में वेट्स कहा जाता था, ग्रीक्स में उनको पोएम कहा जाता था. द एंशिएंट ग्रीक रिगार्ड द पोएट एज मेकर. द पोएट से सिडनी इमिटेट्स द वर्क ऑफ नेचर एज डू देयर आर्टिस्ट एंड मैन ऑफ लर्निंग. और ये जो पोएट जो है सिडनी कहता है इमिटेट करते हैं वर्क ऑफ नेचर को एज टू अदर आर्टिस्ट एंड मैन ऑफ लर्निंग. जैसे बाकी मैन ऑफ लर्निंग जो है वो जो है इमिटेट करते हैं, इसी तरीके से पोएट भी करता है. बट द पोएट व्हाइल इमिटेटिंग नेचर ट्रांसेंड्स इट एंड बिल्ड अ न्यू नेचर. लेकिन जब पोएट इमिटेट करता है तो वो उस नेचर को ट्रांसेंड कर देता है, चेंज कर देता है इनटू सुपीरियर क्वालिटी, और फिर उस एक और नेचर बना देता है. यानी कि नेचर की ही कॉपी तो नहीं होती लेकिन उससे बेहतर कॉपी बना देता है. पोएट्री इज सुपीरियर टू बोथ फिलोसफी एंड हिस्ट्री
so far as teaching virtue and urging human being to live virtuously. पोइट्री जो है वो बहुत हद तक जो है सुपीरियर है देन फिलोसफी और हिस्ट्री, क्योंकि वो हमें वर्च्यू टीच करती है, वो अर्ज करती है ह्यूमन बीइंग को टू लिव वर्चुअसली। जैसे मेरी लाइफ के ऊपर जो है वो अल्लामा इकबाल की जो पोइट्री है ना, आप कभी खोल के देखें, लिटरली मतलब अगर तो कोई दो चीजें मेरी जिंदगी में जब फुल स्टॉप लग जाता ना, मेरी जिंदगी में दो चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। एक कुरान मजीद की वर्सेस, ठीक है, वो मेरे जहन में आना शुरू हो जाती हैं कि ईमान वालों को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, और सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगो, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये सारी आयात जो हैं वो, ये जितनी भी वर्सेस हैं कुरान की, वो ऑटोमेटिकली एक आपको जो है टीच करती है वर्च्यू, और इंसान के अंदर एक अर्ज पैदा करती है कि नहीं भाई मुश्किल में भी आपने जीना है, आसानी में तो हर कोई जी लेता है। सेकेंडली अल्लामा इकबाल की पोइट्री के तब बेसिक मुझे बड़ा ये एट दैट टाइम जब हम याद किया करते थे ना, ये शेर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। कभी ये वो शेर था जो मैं अपनी जो है तशरीह में या कभी जो है स्पीचेस में मैं वैसे ही पढ़ा करती थी, लेकिन मुझे इसके एक्चुअल मीनिंग्स का नहीं पता था। लेकिन वन डे मैंने ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो ये हर वक्त तो मैं ये शेर पढ़ती रहती हूँ, आज जरा गौर ही कर लूँ इस शेर पे कि है क्या। दैट इज द बेसिक अल्लामा इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, उस शेर के अंदर। और ये शेर मशहूर बहुत है, और हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसको वैसे ही पढ़ देती है, लेकिन उसके इंटरनल मीनिंग्स पे मैंने उस दिन बैठ के गौर किया कि ये व्हाट इज द खुदी। ठीक है, खुदी जो है, और एंड में क्या अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उसको ही इतना खुदी आपकी सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ पावर जो है, वो इसको इतना ज्यादा आप उसको अपनी खुदी को इतना बुलंद कर लें कि खुद अल्लाह ताला जो है वो मजबूर हो जाए कि आपको अल्लाह ताला खुद से नवाज दे। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना, उनकी खुदी इस हद तक थी कि वो समीना व दाना थे, तो एट द एंड अल्लाह ताला ने उनको बड़ा आजमाया। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इब्राहिम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके लिए हनीफन का वर्ड आता है, आप कभी कुरान मजीद खोल के देखें। हनीफन एक ऐसे इंसान को कहता है जो बहुत फोकस्ड होता है, बहुत फोकस्ड होता है, और उनका फोकस क्या था, अल्लाह ताला की जात। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, खलीलुल्लाह का उनको लकब मिला कुरान मजीद में। उसके बाद जब वो इतना अल्लाह ने उनको आजमाया, मतलब उनका अपना बेटा जब पैदा हुआ वो दूर हो गया, ये सारा कुछ, तो एट द एंड जब वो वाला वाक्य हुआ ना कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने वाला वाक्य, अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम अब बस, ठीक है, मतलब इतना ओबीडियंट कि अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम अब हम तुम्हारे, मतलब तुम्हारी नस्ल में से जो है नबी उठाएंगे। तो नबियों का एक सिलसिला हजरत इब्राहिम की आल में से, इसलिए हम वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना कि आल इब्राहिम, हम आल इब्राहिमी तो हैं सारे के सारे, चाहे वो यहूद हैं, चाहे नसारा है, चाहे मुसलमान है, हम आल इब्राहिम हैं। तो आप देखें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, अभी नबी आए नहीं, नबी पैदा होने हैं, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा, अब तू बता कि तू क्या चाहता है, अब मैं वो करूंगा जो मेरा बंदा चाहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बंदे ने अपनी सारी उम्र गुजारी मेरी खातिर। अब अल्लाह कहता है कि अब मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। तो बेटा एट द पॉइंट, वो कहते हैं ना कि ईमान का लेवल एक वक्त आता है कि इतना आपका बुलंद हो जाता है, अल्लाह को ओबे करते 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 करते, मुश्किलात के साथ फाइट करते करते, कि एक वो लेवल आता है कि बंदा सिर्फ आंसू ही टपकता है तो दुआ कबूल हो जाती है, बंदा अभी सोचता ही है और उधर से वो काम हो जाता है। तो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। और लिटरली ये अगर आप इस शेर को कभी पढ़ें
तो मैं एक ही बात कहूंगी कि बेटा दैट इज अप्लाइड इन माई लाइफ, दैट इज अप्लाइड इन माई लाइफ, नो डाउट। वो जो खुदी है, वो जो खुदी का फलसफा है, कभी अल्लामा इकबाल का पढ़ के देखिएगा और उस लेवल पे जाके जरा कभी सोचिएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था बेटा, जिंदगी डिग्री लेने से नहीं बदलती, जिंदगी गुमान से बदलती है। और वो गुमान मेरा या तो कुरान की वर्सेस ने चेंज किया या फिर अल्लामा इकबाल की पोइट्री ने चेंज किया। तो दैट इज द थिंग, ये वो चीज है जो हमें पोइट्री के थ्रू मिलती है। ये अल्फाज का बेटा हेर फेर है जो दिलों को बदल देता है। अब अगर वो अल्फाज अच्छे हैं, आपका दिल अच्छी तरफ चला जाएगा। अगर वो अल्फाज बुरे हैं, आपका आपका दिल बुराई की तरफ मायल हो जाएगा। तो ये अल्फाज का हेर फेर है। इसी वजह से कहा गया ना, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना चाहिए, बुरे लोगों की कंपनी में नहीं बैठना चाहिए। तो जो है बुजुर्गों की कंपनी में बैठना चाहिए, अपनी जो आपकी कंपनी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो बेटा ये वही पोइट्री है। Poetry is superior to both philosophy and history so far as teaching virtue and urging human beings to live virtuously. The philosopher teaches only by percept. Philosophers जो है वो सिर्फ perceptions पे बात करते हैं, historians जो है वो सिर्फ examples देते हैं, लेकिन poets जो होते हैं वो employ करते हैं both method of percept and method of example। दोनों चीजें जो है वो उनको कंबाइन कर देते हैं। द फिलोसोफर कन्वे वर्च्यू इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर बट द पोएट कन्वे वर्च्यू बाय कंक्रीट पोर्ट्रेयल ऑफ वर्चुअस कैरेक्टर। पोएट जो है वो कन्वे करते हैं वर्चुअस कैरेक्टर्स के थ्रू। अभी मैंने एक शेर ही आपको सुनाया ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। और मैं कहती हूँ कि ये शेर मेरे ख्याल अगर आप कभी हजरत इब्राहिम की लाइफ के ऊपर कभी सिर्फ कुरान मजीद में ही पढ़ के देखें तो मैक्सिमम हजरत इब्राहिम के बारे में स्टार्टिंग ही हजरत इब्राहिम की कहानी स्टार्ट हो जाती है और हजरत बीबी हाजरा की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो आप कभी पढ़ के देखिएगा कि हजरत इब्राहिम की लाइफ कैसी। तो दैट इज द थिंग कि उन उन वर्सेस को, जब कुरानिक वर्सेस को अल्लामा इकबाल ने पोइट्री के अंदर कन्वर्ट किया, प्रॉफिट्स को अल्लामा इकबाल ने जो है वो पोइट्री में कन्वर्ट किया, और ऑब्वियसली हमारे जहन में आता है अच्छा ये तो हिस्ट्री में ऐसे भी हो चुका है, ये तो इस्लामिक हिस्ट्री है, दैट इज आवर कल्चर। और फिर उसके बाद जब हम अपनी लाइफ पे अप्लाई करते हैं तो देर तो हमारा गुमान बदलता है, एक हॉलमार्क क्रिएट होता है हमारी लाइफ के अंदर। द पोइट इज देयरफॉर सुपीरियर टू फिलोसोफर। तो पोइट जो है वो सुपीरियर है टू फिलोसोफर। As for the historian, he described virtue and vice through actual historical examples, or for historian, वो describe करता है virtue को और vice को through actual historical examples, ठीक है, actual historical examples के through। But he has to remain tied to what has actually happened, लेकिन उसको जो है उस चीज के साथ टाई रहना होता है, एक्चुअली क्या हैपन हो चुका है, क्या हो चुका है, मतलब पोइट को इसके साथ टाई रहना है, लेकिन उससे बेहतर एक चीज क्रिएट भी करनी है। द पोइट कैन मोल्ड द फैक्ट ऑफ लाइफ इन अ वे ही लाइक्स, उस तरीके से वो मोल्ड करता है उन फैक्ट्स को जो कि जिस तरीके से वो चाहता है। सो ही हैज अ ग्रेटर फ्रीडम देन द हिस्टोरियन, इस वजह से उसके अंदर एक ग्रेटर फ्रीडम है than the historian. History describe what was actually done, while poetry tells what is fit to be said or what is fit to be done according to the law of probability or necessity. History describe करती है कि actually होता क्या है, what actually was done, while poetry tells what is fit to be said or what is fit to be done according to the law of probability and necessity. History सिर्फ इतना ही बताती है भाई ये हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो बड़े शरीर जो है पाकिस्तान इंडिया में कन्वर्ट हो चुका है, इनकी डिवीजन हो चुकी है। लेकिन पोइट्री हमें बताती है व्हाट इज फिट टू बी सेड, कि क्या बताना चाहिए, और व्हाट इज फिट टू बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, ये अरिस्टोटल में आपको सारा मैंने बता दिया पोइटिक्स में कि प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी क्या होती है, कि वो नीड के हिसाब से जो है आपको सिचुएशन और नीड के हिसाब से जो वर्ड्स के हिसाब से आपको बताया जाता है। तो बिसाइड हिस्ट्री डील्स विद पर्टिकुलर, तो इस तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री सिर्फ डील करती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन पोइट्री जो है या पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेट करती है, जबकि पोइट्री जो है वो डील करती है विद यूनिवर्सल।
पोइट्री एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो डील करती है। अब वो देखें ना, एक शेर है ना, क्या कहते हैं, मांगी फिरौन ने मूसा से मदद चूक गया, मांगी फिरौन ने मूसा से मदद चूक गया, गर्क ना होता गर तुझको पुकारा होता। फिरौन जब डूब रहा था ना, अब ये है दो शेर, लेकिन आप देखिए पूरा वो जो बनी इसराइल का, मिस्र का, फिरौन का वाकया एकदम से हाईलाइट हो जाता है। तो इट मीन्स कि दैट इज द यूनिवर्सल जो वर्ड्स है ये, कि फिरौन ने असल में जब वो डूब रहा था ना, तो फिरौन ने हजरत मूसा से कहा मुझे बचा लो। आगे शायर कहता है गर्क ना होता गर तुझको पुकारा होता, कि फिरौन गर्क हो ही नहीं सकता था अगर एट दैट टाइम वो हजरत मूसा की जगह अल्लाह को पुकार लेता। ठीक है, अल्लाह को पुकारता ना तो उसने गर्क नहीं होना था, अगर वो तौबा कर लेता तो वो गर्क ना होता। अल्लाह तो बहुत रहीम है। तो उसने तो मूसा से मदद मांग ली थी, उसने तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांग ली थी, और वो तो बशर है। अगर अल्लाह को पुकारता ना तो उसने गर्क नहीं होना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मदद के लिए किसके पास जाते हैं, इंसानों के पास जाते हैं। हम अल्लाह को तो पुकारते ही नहीं है। और इंसान क्या होते हैं, अल्लाह के ही बंदे होते हैं। और बंदा अगर बंदे के पास ही मदद के लिए चला जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन बंदा अगर उस अल्लाह से मांगता है जो नजर नहीं आता, तो अल्लाह उसको बहुत कुछ देता है। तो अब देखिए इसके अंदर इन दो शेरों के, इस एक शेर के अंदर आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि मिलता है। तो वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। Quoting Aristotle, Sidney says that poetry is more philosophical and more serious than history. Poetry is superior to philosophy. अब देखिए इसमें एक historical context भी आ गया है ना। और फिर अब क्या है, पोइट्री जो है वो मोर सुपीरियर है देन हिस्ट्री। पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलोसफी बिकॉज इट हैज द पावर टू स्टिर और मूव द माइंड ऑफ रीडर इन अ वे फिलोसफी कैन नॉट। अब यही जो आपको मैंने शेर सुनाया है, ये आपका माइंड ऐसे मूव कर देगा जो कि अगर ये पूरे का पूरा वाकया आप 10 पेजेस का पढ़ लेते तो शायद आप बोर हो जाते, या आप थक जाते, या आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते। मैंने तो आपको दो टू लाइन्स टू वर्सेस सुनाई। द पोइट विंस द माइंड ऑफ रीडर। इस तरीके से पोइट्स जो होते हैं ना, वो माइंड ऑफ रीडर विन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट्री सिडनी, पोइट्री टीचर्स एंड डिलाइट, बट that is not all. Sydney also points out the power of poetry to move the mind and to stir the heart. पोइट्री के अंदर एक पावर है जो कि मूव कर देती है माइंड को, स्टर कर देती है हार्ट को। इट इज बाय इट्स पावर टू मूव द माइंड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड कॉन्डक्ट। और क्योंकि ये मूव कर देती है माइंड्स को, इंसान का गुमान ही बदल जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करती है, इस वजह से ये इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को और कंडक्ट को। आफ्टर रीडिंग होमर्स ओडिसी एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द incident of Aeneas, everybody would like to perform a deed of similar virtue. Menenius Agrippa, the statesman, was able by using a poetical device in his oration to avert a civil war in Rome. These examples show that poet using delight as his instrument influences the mind of the reader more effectively than any other art does. As virtue is more excellent end of all worldly learning, so is perfectly most familiar way to teach virtue. Virtue जो है वो most excellent end है of all worldly learning का। इंसान ने अगर नेकी नहीं सीखी, इतना कुछ पढ़ने के बाद, सच पढ़ने के बाद अगर उसने सच ही नहीं बोला, तो ऐसी लर्निंग का क्या फायदा है। ठीक है, सो इज पोइट्री द मोस्ट फैमिलियर वे टू टीच वर्च्यू। और इस वजह से पोइट्री का जो मोस्ट फैमिलियर वे है वो क्या है, कि हम लोगों को वर्च्यू सिखाते हैं। It is wrong to condemn or censure poetry in any of its forms, says Sidney. It has goes on defend the various forms of poetry. अब वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री आपको बताएगा एंड स्टेट्स द बेनिफिट्स ऑफ पेस्टोरल पोइट्री, एलगिक पोइट्री, एल्गाइक पोइट्री, comic and satirical poetry, tragic poetry, heroic poetry, etc. Sydney speaks of lyrical poetry. I never heard the old song of Percy and Douglas that I found not my heart moved more than with a trumpet. वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सुना ओल्ड सॉन्ग ऑफ पर्सी एंड डॉगलास को, एंड दैट आई फाउंड नॉट माई हार्ट मूव मोर देन ट्रम्पेट। और ना ही मैंने अपना हार्ट इतना मूव नहीं
मतलब मेरा हार्ट इतना कभी इतना ज्यादा मूव नहीं हुआ मोर देन विद द ट्रम्पेट. सिडनी कम्स वेरी क्लोज टू लॉन्गिनेस व्यू अबाउट द पावर ऑफ पोएट्री टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब वो जो सिडनी जो है वो लॉन्गनेस व्यू को जो है वो डिफेंड करता है कि पोइट्री जो है वो पोइट्री के अंदर एक ऐसी पार है जो इंसान को ट्रांसपोर्ट कर देती है. आप देखें कि नो डाउट पोइट्री के अंदर वाकई ये पार है कि वो इंसान को ट्रांसपोर्ट करती है. अब आप देखें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है. फ्रीडम के नाम पे जो है वो भी पोइट्री हो रही है कि हमें आज़ादी नुस्वा चाहिए, अजीब किस्म की फ्रीडम चाहिए, जवानों को और तरह की फ्रीडम चाहिए जिसमें ना माँ बाप कुछ बोलें ना उसके एल्डर्स कुछ बोलें. अब ये जो आप देखते हैं टीवी के ऊपर जो एड्स आ रहे होते हैं उसके बैकग्राउंड में या वैसे ही फ्रंटली पे जो आप कभी पेप्सी की एड्स देखें उसमें जरा सॉन्ग सुने. अब पता नहीं वो कौन सा है, मुझे उसका एड मुझे याद नहीं आ रहा. और टेलेनॉर के एड्स देखें या फिर आप किसी और के एड्स देखें, उन एड्स के अंदर क्या है, वो जो फ्रीडम के नाम पे गलत किस्म की पोइट्री जो है या गलत किस्म के कॉन्सेप्ट जो हैं वो पोर्ट्रे किए जा रहे हैं यंग जनरेशन को. अब ये जो सॉन्ग है इन्होंने बना दिया है, यार जी ले, सोचता है तुम क्या हर पल जी ले हर पल. व्हाट इज दिस? फ्रीडम के नाम पे जो हमारी यंग जनरेशन है उसको स्पॉइल किया जा रहा है कि तुम हर तरह से जी लो, जिंदगी तो एक ही दफा मिलती है, जिंदगी एक ही दफा मिलती है, जाना फिर अल्लाह के पास है. ये तो कॉन्सेप्ट आपको ये पोइट्री नहीं दे रही. तो पोइट्री एक्चुअली असल पोइट्री वो होती है जो आपको टीच करती है और डिलाइट करती है, आपको वर्शियों की तरफ लेके जाती है. हर तरह की बेटा पोइट्री है दुनिया के अंदर. लेकिन देखें अब एक और वो सॉन्ग आता है वो टीना सानी का, वो बोल के लब आजाद है तेरे. ठीक है बेटा, बोलना जरूर है लेकिन अच्छा बोलना है. और उसमें बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, आज़ादी नुस्वा का है कि औरतें बोलें कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, कि जी आप. और फिर उसमें क्या हुआ कि हर औरत जो जिसके साथ जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा उसको लगता है मेरे साथ जुल्म ही हो रहा है. एंड दैट इज द प्रोपेगेंडा जो कि प्लान्ड है बाय द मतलब जाहिर बात है बेटा, इन्होंने हमारी ये जो आपको पता है कि जो बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी बाहर की जो है, ये तो बेटा प्री प्लान्ड है ना कि हमारी जनरेशन्स को तबाह करना है. तो सबसे पहले अगर माओ को तबाह कर दिया जाए, उसकी सोच को स्पॉइल कर दिया जाए, जनरेशन्स ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएंगी. और ये सोच आज हमारी माओ में आ गई है कि मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं बच्चे चाहे जो है छोड़ दूं डे केयर में, ठीक है बच्चे तो पाली जाएंगे, लेकिन क्या मेरी जिंदगी नहीं है, क्या मैं बाहर ना जाऊं? तो व्हाट इज दिस? ये जो सोच है ये प्रमोट की गई है थ्रू मीडिया, थ्रू ईच एंड एवरीथिंग और सारा कुछ, कि औरत जो है वो मर्द के इक्वल है, औरत जो है उसको मर्द की तरह काम करना चाहिए, मर्द के बराबर काम करना चाहिए. अल्लाह ताला ने अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखी है ना तो बेटा किसी वजह से रखी है, नहीं तो अल्लाह ताला सारे मर्द ही पैदा कर देता ना. खाली हजरत आदम काफी थे, अल्लाह चाहता तो मर्द ऐसे भी और अल्लाह ताला पैदा कर देता. अल्लाह ताला ने औरत क्यों पैदा की, औरत के कुछ फंक्शंस क्यों क्रिएट किए? लेकिन हमारी इस मीडिया के थ्रू एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो प्रमोट किया जा रहा है. अल्लाह ने दुनिया बैलेंस रखनी थी, औरत ने घर संभालना था, मर्द ने बाहर संभालना था. औरत ने जनरेशन नस्लों की जो है परवरिश करनी थी और मर्द ने कमा के लाना था. अब औरत कहती है मैं भी कमाऊं, मर्द कहता है मैं भी कमाऊं. जनरेशन्स को कौन संभालेगा? हमारी जनरेशन्स का क्या बनेगा? ठीक है, तो ये अगर कंसेप्ट हमारी माओ को दे दिया जाए तो देखें जनरेशन्स कैसे स्पॉइल होती है. तो दैट इज द थिंग जो कि हमारी इस वक्त पोइट्री के थ्रू आ रहा है हमारे अंदर. तो बेटा हर तरह की पोइट्री अच्छी नहीं होती. मैंने आपको हदीस बताई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायरी का अच्छा होना अच्छा और शायरी का बुरा होना बुरा है. तो यहाँ पे वो इसी कॉन्सेप्ट को पावर ऑफ पोइट्री टू ट्रांसपोर्ट इस तरह से भाई ट्रांसपोर्ट करती है पोइट्री. इन दिस रिस्पेक्ट सिडनी takes up a position which links him with romantic poets, though on the whole he is a neoclassical critic. The only thing with which jars upon mind is Sydney repeated emphasis upon the moral and didactic aim of poetry. Sorry.
और सिर्फ एक चीज जो कि सिडनी विद जार्स अपॉन माइंड, जो सिडनी जो है वो माइंड के ऊपर फोकस करता है, वो सिडनी के का रिपीटेड एम्फेसिस है वो मोरल और डायरेक्टेड एम ऑफ पोइट्री, ना कि वल्गर और फजूल किस्म की पोइट्री के ऊपर वो बात करता है। मुझे फिलिप सिडनी का ना क्रिटिक्स में सबसे ज्यादा जो पोइट्री की पसंद आई ना, मुझे ये अपॉलजी फॉर पोइट्री बहुत अच्छी लगी मुझे ये बुक जब मैंने पढ़ रही थी। तो देखिए उसने एम्फेसिस ये किया कि बेस्ट पोइट्री ही ये है जो कि इंसान के अंदर मोरालिटी पैदा करती है और डायडेक्टिसिज्म पैदा करती है, आपको सच के ऊपर हक पर कायम रहने में मदद देती है। बेटा हक का रास्ता आसान नहीं होता, हक पे चलेंगे ना बहुत कांटे बहुत हैं हक के रास्ते में, लेकिन बाज औकात कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे विजन्स होते हैं, कुछ ऐसे गुमान होते हैं, आप हक से हट ही नहीं पाते, डीट हो जाते हैं ना हम लोग। तो ये पोइट्री होती है। But here it should be remembered the context in which Sydney puts this emphasis on moral aspect of poetry. उसने ज़्यादा moral aspect of poetry पे बात की है। Poetry was censured by Puritans. Censure यानी कि सेंसर कर दिया इन Puritans ने। उन्होंने कहा Puritans ने कहा, क्योंकि मैंने आपको कहा ये कट्टर किस्म के क्रिश्चियंस थे, अभी भी हैं। And it was necessary for Sydney to meet the challenge which men like Stephen Gosson were flinging at it. और at that time ये necessary था for Sydney कि वो इन challenge को face करे, which men like Stephen Gosson were flinging at it, जो कि स्टीफन गॉसन जो है उस पर फ्लिंग कर रहा था। He does not only show the way but he उसने सिर्फ जो है but he creates it, लिख लें इसको, he does not show only the way but he creates it. अच्छा उसके बाद जो है Sydney regards poetry as the most fruitful form of knowledge and therefore as monarch of all branches of learning. In this way Sydney glorifies poetry and ranks it not only above philosophy and history but also above the science like astronomy and geometry. He goes to the extreme when he says, I still utterly deny that there is sprung of earth a more fruitful knowledge than poetry. It is of the mark to assert that poetry is the profoundest or the most fertile cause of knowledge. Poetry has its rightful place as an art which offers delight, pleasure and moral instruction. पोइट्री जो है वो एक राइटफुल प्लेस है आर्ट की, जो कि ऑफर करती है, डिलाइट भी देती है हमें, हमें प्लेजर भी देती है, हमें मोरल इंस्ट्रक्शन भी देती है, which reveals the mysteries of human mind and of human nature, जो कि मिस्ट्रीज और ऑफ ह्यूमन माइंड, हमारे माइंड की मिस्ट्रीज को रिवील करती है। अभी आप लोग कितने लिटरेचर पढ़ चुके हैं, वही है मिस्ट्रीज हमारे माइंड की रिवील कितनी ज्यादा हुई है ना, और बाकी पोइट्री करती है। एंड ऑफ ह्यूमन नेचर की भी मिस्ट्रीज को जो है वो रिवील करती है, विच कंसोल्स इन डिस्ट्रेसेस एंड सोरोज, जो कि पोइट्री हमें कंसोल करती है डिस्ट्रेसेस और सोरोज में, विच अपलिफ्ट सोल्स एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू अदर वर्ल्ड एंड मेक लाइफ वर्थ लिविंग, जो कि अपलिफ्ट करती है हमारी सोल्स को, हमें मजीद मोटिवेट करती है और हमें ट्रांसपोर्ट कर देती है एक और दुनिया में, और हमें मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, और हमारी जिंदगी को के जीने का मकसद हमें बताती है, हमारी लाइफ्स को वो वर्थ लिविंग करती है। इंसान की जिंदगी अगर एमलेस हो तो इंसान बोर हो जाता है। अगर उसने एमए इंग्लिश किया और मैंने भी करना है तो बेटा ये तो वो फिर वही है ना, लकीर के फकीर हो गए हम। तो देयर शुड बी अ लाइफ दैट शुड बी फुल ऑफ द एम, ठीक है। अगर पैसे कमा के 2 जूते और 4 जोड़े ही बनाने हैं तो बेटा वो तो अभी भी हैं, फिर पैसे कमाने की क्या जरूरत है। अगर पैसे कमाने के बाद भी यही कुछ ही करना है तो देयर वुड बी नो चेंज इन लाइफ। तो क्या है कि देयर शुड बी सम चेंज, लाइफ शुड बी वर्थ लिविंग। तो उस वर्थ लिविंग को बनाने के लिए आप अपने अपने एम्स डिफाइन करें, अपने गोल्स डिफाइन करें, मैंने करना क्या है। डिग्री इज समथिंग एल्स, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं ये नहीं कहती कि लेनी ही नहीं चाहिए, वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। देयर शुड बी एनीथिंग दैट शुड बी मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक है, वो कुछ और होता है, वो एक अलग जहान होता है, वो जहान अब आप क्रिएट करें। Similarly, Sydney goes off the mark when he says an astronomer, a geometrician or a physician may tell lies, but a poet does not tell lies. वो कहता बाकी सब झूठ बोल सकते हैं, एक शायर जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। We agree that poet does not tell lies, but we do not admit that a scientist tell lies either.
अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, पोइट भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि साइंटिस्ट भी झूठ बोलता. A scientist, whether he is astronomer, a geometrician, or a physician, aim wholly at truth. As regard the stylistic qualities of poetry, Sidney has some very useful suggestions to offer. He condemns the use of gaudy and ostentatious diction, which he compares to a prostitute who has tried to beautify herself by an excessive use of cosmetics. He condemns use of far-fetched words which appear like stranger to reader. अब जो है फिलिप सिडनी जो है, अगर स्टाइलिस्टिक क्वालिटी की बात करें तो वो ऐसी वर्ड्स यूज करने से मना करता है जो कि इंसान की सोच को खराब करते हैं, या ऐसे फारफेच वर्ड्स को यूज से मना करते हैं जो कि हम एक आम इंसान के लिए स्ट्रेंज हो जाते हैं. हम फारफेच, जैसे हमने जॉन डन की अगर किसी ने पोइट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर कंसीट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और वो कंसीट आम इंसान नहीं पढ़ सकता, रीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ही ऑल्सो कंडेम्स द फैंटास्टिक devices which were used in his time to make the writing appear attractive. ठीक है, वो fantastic devices को भी condemn करता है. He condemns those writers who maintain a collection of how high sounding words को भी. He censures the poet for drawing their metaphor from all kind of miscellaneous sources such as stories of beasts, birds and fishes. Censor कर देता है ऐसे words को. He also says that excessive use of metaphor is highly undesirable. बहुत ज़्यादा use of metaphor जो है उसका excessive use जो है वो undesirable है. अब देखिए ना, बाज़ औक़ात हम poetry पढ़ रहे होते हैं, उसका मेन एम हमारे जहन से निकल जाता है, हम उस मेटाफर को बैठ के अच्छा वो ग्रीक माइथोलॉजी है तो वो ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ने बैठ जाते हैं हम. ऐसे ही है, तो उसने कहा था कि इस तरह की पोइट्री नहीं होनी चाहिए. A metaphor should be used only to make an idea more clear and to conceive a reader. Beyond that, it is the waste of words to use metaphor. वो कहता है ये waste of words है to use metaphor, के इस तरह के words होने नहीं चाहिए. अच्छा जी, उसके बाद वो मीटर एंड राइम की बात करता है कि राइम एंड मीटर कैसा होना चाहिए. Another very important point which Sidney make is that rhyme or verse or meter is not indispensable to poetry. He says it is not rhyming and versing that make it a poet, just as it is not a long gown which make it an advocate. The poet is recognized by notable images of virtues and vices which he offers in his work, and which impart both delight and instruction. The work of a poet is distinguished by its delightful teaching. However, Sidney admits that a large majority of poets have written in meter. Here we find it difficult to agree with Sidney. It is true that many other writers too have regarded meters as an ornament of poetry and as device which lend greater charm to poetry. But this is only a theoretical position. Even Wordsworth declared that meter was not essential to poetry, and Coleridge in this respect agreed with Wordsworth. Both these men took up position that meter was not indispensable to poetry, but it was yet highly desirable and even necessary. Now, to assert that poetry can dispense with meter is an extreme position. The position is almost untenable. The actual practice of poets shows that meter is very much an integral part of poetry. मीटर किसे कहते हैं? सिलेबल्स को कहते हैं, और सिलेबल्स एक स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल होता है ना, वो मिलके एक मीटर बनाता है, और यहाँ पे वो उसी मीटर की बात करता है. मीटर एंड वर्सेस आर सर्टेनली एन ऑर्नामेंट ऑफ पोएट्री, बट दिस ऑर्नामेंट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड विदाउट कॉजिंग डैमेज टू इट. Historical accounts and philosophical propositions certainly do not become poetry by being put into meter, but even the most imaginative knights of fancy, that the most imaginative inventions, when clothed in word, do not become poetry unless they are clothed in metrical language. और वो यहाँ पे कहता है कि हमारी जो मोस्ट इमेजिनेटिव नाइट्स ऑफ फैंसी है, जब तक उनको मेट्रिकल लैंग्वेज में का कन्वर्ट ना किया जाए तो तब तक वो पोइट्री बन ही नहीं सकती. इस वजह से मीटर पे भी उसने एम्फेसिस किया. उसने कहा मीटर होना चाहिए ताकि पोइट्री की एक लय और टोन बन सके. तो इस वजह से उसने मीटर के ऊपर भी जो है वो जो है बात की थी, उस पर एम्फेसिस किया था. दैट इज योर फंक्शन ऑफ पोइट्री, जो कि कंप्लीट हो गया है.